10वीं सा की ओर से आप सभी के सामने क्षितिज की कुछ प्रस्तुतियां प्रस्तुत करने जा रही हैं। तो पहला आता है हमारा ये दंतरुत मुस्कान। तुम्हारी ये दंतरुत मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूली धूसर दूसरे तुम्हारे ये गात, कर तालाब छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघलाकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। तब यहाँ पर कुछ हार्ड वर्ड्स आ जाते थे दंतरुत। अरे फिर ऊपर पहुंच गए, चलना नहीं चाह रहा है क्या, कैसे परेशान है। अब यहाँ पे कुछ हार्ड वर्ड्स आ जाएंगे दंतुरित। वो दांत जो नन्हे नन्हे उगी रहे होते हैं, जो पूरी तरीके से निकले नहीं होते हैं लेकिन निकल रहे होते हैं। मृतक एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा जानवर, एक ऐसी जीव जो मर चुकी हो। धूली यानी कि धूल, धूसर यानी कि पीलापन या पीले रंग का, थोड़ा हल्का पीला भी हो, उसमें कत्थई रंग भी हो, उन दोनों का मेल। जलजात यानी कि तालाब और सब। प्राण यानी कि जान। बस अब यहाँ पर जो एक सेकेंड, अब यहाँ पर दंतरुत मुस्कान में लेखक कहते हैं तुम्हारी दंतरुत मुस्कान। तुम्हारी जो रेफर किया गया है वो लेखक ने एक बच्चे को रेफर किया है जो कि अकलमंद नहीं है, छोटा है, शिशु है, नवजात है, वो अभी है, पैदा हुआ है, ज्यादा बड़ा बच्चा नहीं है। वो कहते हैं कि तुम्हारी इतनी अच्छी मुस्कान है, इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, इसके अंदर कोई ऐसा मतलब नहीं छुपा हुआ है कि हम अपना दुख दर्द पीड़ा को छुपाकर बोल रहे हैं। ये बिल्कुल मतलब बिना मतलब के है। ऐसे मृतक में भी डाल देगी जान। कोई जिस इंसान में बिल्कुल कठोर हृदय हो चुका है, उसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं बची है, तुम्हारी मुस्कान इतनी अच्छी है कि उसे भी प्रेरित करेगी हंसने के लिए। धूली धूसर दूसरे तुम्हारे ये गात, कर तालाब छोड़कर ताल झोपड़ी रहे जलजात। इसके अंदर कहते हैं तुम्हारी जो मुस्कान है वो धूल में सनी हुई है। भले ही तुम बच्चे होते हैं, वो खेलते हैं, वो धूल से सन जाते हैं, वो भले ही धूल में सनी हुई है, लेकिन वो इतनी अच्छी है किसी को भी प्रेरित कर सकती है। परस पाकर तुम्हारे ही प्राण पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। यहाँ पर ये वाली लाइन रेफर की गई है एक ऐसे आदमी का, जिसका एक ऐसा इंसान जिसका जो हृदय है वो बिल्कुल कठोर हो चुका है, एक पत्थर की तरह। वो इतनी अच्छी स्माइल है, अगर वो उसे देखता है तो उसका हृदय भी पिघलकर बिल्कुल मोम के जैसा हो जाएगा। अब इसमें कुछ हमारे प्रश्न आते हैं। कवि ने बच्चे की मुस्कान को दंतरुत क्यों कहा है, उसे वह कैसी लगती है। कवि ने बच्चे की मुस्कान को दंतरुत इसलिए कहा है क्योंकि बच्चे की दांत दिखाई दे रहे हैं, उसकी मुस्कान को सुंदर बना रहे हैं, उसकी मुस्कान आनंदित हो रही है, उसकी मन स्थापित हो गया है। यानी कि किस प्रकार उसकी जो स्माइल है वो लोगों को अट्रैक्ट कर रही है, उन्हें प्रेरित कर रही है हंसने के लिए, यही सब। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चे के अंग कैसे हैं। अंग पारस को यहाँ पर डिफाइन किया गया था, यहाँ पे दिया गया था हमें। धूली धूसर दूसरे तुम्हारे एक गात, यानी कि वो किस तरीके से धूल में सने हुए हैं, उसके गात। गात रेफर्स टू अंग। बच्चे के अंग कैसे हैं, बच्चे के अंग धूल में सने हुए हैं। तीसरा आता है अब स्पष्ट कीजिए, पिघलकर जल बन गया पाषाण। किस तरीके से एक हृदय जो कठोर बन चुका है पत्थर की तरह, अगर एक बच्चे की स्माइल दिखती है तो वो उसे मोम की तरह पिघला देता है। दैट्स ऑल। अब अगला आता है हमारा फसल। फसल क्या है। ये फसल बहुत ही कम शब्दों में बहुत बड़ा एक चैप्टर है अपने अंदर, बहुत बड़े इसके अंदर बातें कही गई हैं लेखक के द्वारा। तो पहला आता है फसल क्या है, और तो कुछ नहीं है, वे नदियों के पानी का जादू है, वे हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। ये अब 5 लाइनों में लेखक कहना चाहते हैं। पहले वो खुद ही पूछते हैं, वो हमसे सवाल करते हैं कि फसल है क्या, फिर वो उसी को खुद जवाब देते हैं कि फसल ज्यादा कुछ नहीं है, वो नदियों के पानी का जादू है। यानी कि किस तरीके से ग्लेशियर से, ओशियन से, रिवर से, तालाब से, अलग अलग स्रोत से पानी दिया जाता है सिंचाई के लिए, उन लोगों का ये मिलावट का जादू है सारा। और ज्यादा कुछ नहीं है। फसल किसानों के हाथों की महिमा है, जो किसान उसको बोते हैं उनके जो स्पर्श होता है उसकी महिमा है। और महिमा है भूरी काली संदली मिट्टी की। भूरी रंग, भूरा ब्राउन कलर, संदली होता है पीला और ब्राउन कलर का थोड़ा थोड़ा मिक्सचर टेक्सचर टाइप में। मिट्टी का गुणधर्म है, यानी कि यहाँ पर वो इस लाइन में मिट्टी की गुणवत्ता को बता रहे होते हैं, किस तरीके से मिट्टी भूरी संदली रंग की अलग अलग तरीके की अलग अलग चीजों को उत्पाद करती है। सूरज की किरणों का सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। हवा एक अच्छा किस तरीके से वायु फसल की ग्रोथ में एक भूमिका निभाती है, उसी के बारे में यहाँ पे वर्णन किया हुआ है। अब यहाँ पे इसके कुछ प्रश्न आते हैं। ये टेक्स्ट बुक के प्रश्न नहीं है, ये इसमें से ही निकलने वाले हैं। फसल के विकास में कौन सा अद्भुत जादू होता है।
अभी यहाँ बताया गया, फसल के लिए नदियों का जादू, हाथों के स्पर्श, महिमा, काले रंग की संदली का गुणधर्म। इस तरीके से ही फसल के विकास में नदियों के पानी का जादू दिखाई देता है। मनुष्य के हाथ फसल को क्या देते हैं? मनुष्य यहाँ रेफर किया गया है किसान को जो फसल को बो रहा होता है। मनुष्य के हाथ के परिश्रम से ही फसल उगती है। इस प्रकार मनुष्य का हाथ फसल को अपना स्पर्श प्रदान करता है। कवि ने किस किस प्रकार की मिट्टी का उल्लेख किया है? कवि ने यहाँ पर भूरी, काली, संदली मिट्टी का उल्लेख किया है, जो कि फसल में उगने वाली मिट्टी का एक गुण बता रहा है, वो किस तरीके से वो मिट्टी है और उसमें क्या क्या बोया जा सकता है। चौथा है, फसल के हाथों के स्पर्श की महिमा कैसी है? विकसित होती है। फसल की असंख्य किसानों के हाथों की महिमा में लाखों करोड़ों सैनिकों के हाथों का परिणाम स्वरूप विकसित है। यानी कि फसल को कितनी मेहनत से किसानों द्वारा बोया जाता है, ये उन्हीं की महिमा है ये फसल। सेकेंड आता है संगतकार। संगतकार है क्या? संगतकार हम उन्हें रेफर करते हैं जो एक मेन संगीत जो गा रहा होता है उसके पास वाले होते हैं, जो उसे हेल्प करते हैं डांडस बांधने में जब उसका स्वर टूट रहा होता है। तो इसके पैरा में लेखक कहते हैं, तारा सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, उसका यहाँ पर रेफर किया गया है वो मेन गाने वाला जो गाना गा रहा होता है। प्रेरणा के साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होती है। अस्त का मतलब खत्म होना या गिर जाना। आवाज से राख जैसी कुछ गिरती हुई, तभी मुख्य गायक को ढांढस बांधता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। अब यह संगतकार मेन वो जो उसके साइड में बैठे हैं या उसे गा रहे हैं, जो ढांढस दे रहे हैं वो लोग हैं, और मेन जिसका राग ये रेफर किया गया है उसके टूटते हुए स्वरों को, जो राग गा रहा है वो टूट रहा है उसके स्वरों को। क्या ओके भाई, हाँ। अब इससे कुछ प्रश्न बनते हैं, जैसे राग जैसा किसको कहा गया है और क्यों कहा गया है? राग जैसा मुख्य गायक के बुझते हुए स्वर को कहा गया है, क्योंकि तारस्वर में जब ऊंचे स्वर में जब गायक गाता है तो उसके स्वर उखड़ने लगते हैं। ऑब्वियसली बात है, कोई रेगुलर इतनी देर तक नहीं गा सकता। अगर एक कोई इंसान ढांढस तोड़ रहा है, उसके पास शब्द उसके खत्म हो रहे हैं या उसका जो स्वर है, राग है, वो टूटने लगता है, तो उसके पास बैठे और उसके गायक जो होते हैं वो उसे ढांढस देते हैं, तसल्ली बंधवाते हैं और उसको हेल्प करते हैं उसके स्वर को एक रिदम देने में। इसके बाद आता है उसका गले में किसके लिए प्रयोग किया गया है? उसका रेफर्स टू, जैसे मैंने बताया शुरू में, उसका यहाँ पर पहली लाइन में जो मेन गा रहा है उसके लिए रेफर किया गया है। अब तीसरा आता है, तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता है। इसका भाव स्पष्ट करना है। उसका गले में उसका शब्द मुख्य गायक के लिए प्रयुक्त हुआ है। थैंक यू। आगे का अंश मैं करने वाली हूँ, जिसकी पहली कविता है उत्साह। ये निराला, ये जो हमारे कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, उनके द्वारा लिखी गई है। इसमें कहते हैं कि बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, व्रत छिपा नूतन कवि, कविता फिर भर दो। इसमें जो है इसमें जो कवि कहते हैं बादल को गरजने के लिए कहते हैं, घेर घेर घोर गगन धराधर। मतलब कह रहे हैं कि जो गगन है उसको घेर के जो बादल है वो उस पूरे में गरजो। जैसे बादल ऐसे लगते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके घुंघराले बाल उनके जैसे। और इसमें कह रहे हैं कि उनके जो उर मतलब होता है हृदय, धराधर बादल, और मतलब कि उनके जो मतलब उनके अंदर बिजली विद्युत भरी हुई है, मतलब तो वो गरजने के लिए कह रहे हैं। जैसे कवि के अंदर होते हैं कई सारी नई कविताएं। तो इसके कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन बनेगा कि कवि बादल को गरजने के लिए क्यों कह रहा है? कवि जो है कवि समाज में क्रांति और उत्साह की भावना का संचार कर नवजीवन एवं परिवर्तन लाना चाहता है, इसलिए कवि बादलों को गरजने के लिए कह रहा है। कवि बादलों को गरजने के लिए इसलिए कह रहा है ताकि वो समाज में क्रांति, उत्साह और संचार की भावना, नवजीवन एवं परिवर्तन लाना चाह रहा है। धराधर ओ शब्द किसके लिए स्पष्ट किया गया है? अभी पहले मैंने बताया था कि जो धराधर हो उसका मतलब होता है बादल, मेनली बादल के लिए प्रयुक्त किया गया है। और फिर तीसरा क्वेश्चन बनेगा, प्रस्तुत कविता में बादलों की तुलना बाल कल्पना से क्यों की गई है? जो ये वाली कविता थी उत्साह, उसमें बादलों की तुलना बाल कल्पना से इसलिए की जाती है क्योंकि उनकी कल्पना कमजोर होती है, वह बादल की तरह अपना रूप बदल लेते हैं। तो दूसरी कविता लेते हैं जो कि है अट नहीं रही। ये भी सूर्यकांत त्रिपाठी के द्वारा लिखी गई है, निराला। इसमें कह रहे हैं कि अट नहीं रही है, आवा फागुन की तन सट नहीं रही है,
कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आंख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, नहीं आंख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। आई थिंक एक लाइन गायब है यहाँ से। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा पट नहीं रही है। इसमें जो कवि है, कवि कहता है कि जो आभा का मतलब होता है सुंदरता, जो फागुन की सुंदरता है उसको मतलब कि वो समा नहीं रही है धरती पर। जहाँ पे मतलब जब भी सांस लो तो चारों ओर जो खुशबू है वो भर रही है, मतलब आसपास आ रही है, वो वाली है। और फिर जो पक्षी है वो सारे पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं, तो इसलिए पर कर आंखें वो हटाने की कोशिश करते हैं पर वो हटा नहीं पा रही, क्योंकि चारों ओर सुंदरता है और इतनी सुंदर है कि मतलब मन नहीं कर रहा। पत्ते मतलब कि सारी जो डाल है, डाल वगैरह उन सब में पत्ते ही पत्ते हैं, कई पत्ते लाल है कई हरे हैं, क्योंकि लाल पत्ते जो निकल रहे होते हैं वो नए वाले। और फिर जो उनमें मंद, और यहाँ पे भी हृदय के लिए यूज किया गया है, तो जो फूलों की खुशबू है पुष्पमालों की वो हृदय में वो समा रही है। पाट पाट शोभा ही पट नहीं रही है, जो पत्तों की शोभा है वो मतलब कि एक तरीके से समा नहीं रही है उनमें, इसमें यही। तो इससे कुछ क्वेश्चंस बनेंगे, वो है कविता में किसका चित्रण किया गया है। कविता में वसंत ऋतु का चित्रण किया गया है, जितना कि हमें पीछे से पता चला। फागुन की आभा का प्रभाव कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है और कैसे। फागुन की आभा का प्रभाव संपूर्ण प्रकृति पर दिखाई दे रहा है, पुराने पत्ते झड़ रहे हैं और नए निकल आते हैं, पेड़ पौधों में फूल आने लगते हैं, फिर फूलों की खुशबू से सारा वातावरण महक रहा है, चारों तरफ ताजा ताजा लगता है, ऐसा लगता है कि मानो प्रकृति ने गले में रंग बिरंगी फूलों की मालाएं डाल रखी हो। इसमें मतलब संपूर्ण पूरी प्रकृति की सुंदरता के बारे में बताया गया है कि वो कैसा है, वातावरण महक रहा है, ताजा ताजा हो रहा है चारों ओर, और आसपास मतलब पूरे में फूल वगैरह है और कुछ नहीं। अट नहीं रही है का अर्थ होता है कि समा नहीं रही है। कभी ये कवि लिखा हुआ है, जो कभी गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। कवि बताना चाहता है कि फागुन में वसंत की ऋतु चारों ओर फैली हुई है, मतलब चारों ओर फैली हुई है, वसंत है तो जहां देखो वहां सुंदरता और सौंदर्य ऐसा लगता है कि फागुन की वसंत मतलब फागुन की सुंदरता धरती में समा नहीं रही है। थैंक यू।